Recording in progress. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस क्या होता है मालूम है? लैटिस मालूम है क्या होता है? नहीं होता है? नहीं मालूम है? देखो बेटा, जैसे हमने NaCl का मॉलिक्यूल लिया, किसका मॉलिक्यूल लिया? ठीक है, तो NaCl का कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। NaCl कैसे बनता है? ये आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि Na+1 ये है। एक Na+1 से आपको मालूम है 6 Cl लगेंगे, 6 Cl नेगेटिव लगेंगे। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा ऐसे ही लगते हैं। 4 ये लग गए, 5वां ये पीछे लग गया Cl नेगेटिव, और 6वां ये आगे लग गया Cl नेगेटिव। समझ में आ गई बात? यानी एक एक Cl को कितना चार्ज दे रहा है? +1/6। और एक Cl एक Na को कितना चार्ज दे रहा है? -1/6। एक Na पर +1 चार्ज है और वो 6 Cl को बांट रहा है। तो एक प्लस चार्ज वो कितने को बांट रहा है? 6 को बांट रहा है। तो हर एक को कितना मिल रहा है? 1/6। तो +1/6 हर एक को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अगर हम Cl के बारे में यहां पर बात करें तो Cl भी यहां पर किससे लगेगा बेटा? ये भी आपका 6 Na से लगेगा। कैसे? एक ऊपर, एक नीचे, एक ये बगल में तो हो गया, एक इस साइड भी हो जाएगा Na+1, एक यहां इस साइड भी हो जाएगा Na+1, और एक कहां हो जाएगा? पीछे हो जाएगा Na+1। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, अब ये जो Na रहेगा, कौन सा Na? ये वाला Na, ये भी 6 Cl से लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा, इसे थोड़ा सा मैं सही कर दूं। ये हो गया Na+1। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये Cl किससे जुड़ जाएगा? इस वाले Na से जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं? ये वाला Na तो आगे निकल आया था ना, इसे थोड़ा सा आगे लगा देता हूं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये Na+1 आगे निकल आया। ठीक है, अब ये जो पीछे Cl है ये भी किससे जुड़ेगा? 6 Na से जुड़ेगा। यहां पर एक कैसा हो जाएगा? एक ऊपर आ जाएगा +1, एक कहां पहुंच जाएगा? पीछे पहुंच जाएगा Na+1। ठीक है, और ये Cl से जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, और एक Cl नेगेटिव कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो, अब ये इससे भी जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। तो यहां पर आपको पूरा का पूरा एक लैटिस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक क्यूब नजर आ रहा है आपको बनता हुआ। अरे ये दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही ये क्यूब कहां हो जाएगा? एक बगल में आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, और एक इस तरफ आ जाएगा ऐसे ये क्यूब, ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही यहां पर नीचे आ जाएगा एक क्यूब, एक पीछे आ जाएगा, एक आगे आ जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर ये पूरा फॉर्मेशन होगा एक लैटिस का। किसका फॉर्मेशन होगा? 12th में एक बहुत अच्छा चैप्टर था सॉलिड स्टेट, हटा दिया गया, उसमें आपकी इसकी बहुत अच्छी जानकारी थी। तो आयनिक कंपाउंड बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। कैसे लगते हैं? हमेशा एक पॉजिटिव हमेशा अपने चारों तरफ नेगेटिव से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है बेटा? कभी भी दो पॉजिटिव एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो जितनी दूर रह सकते उतनी दूर रहेंगे, और दो नेगेटिव भी एक दूसरे से जितनी दूर रह सकते उतनी दूर रहेंगे, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव जितने पास रह सकते हैं उतने पास रहेंगे। यानी एक ऑर्डर होता है, यानी कि क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर में एक दूसरे के साथ में लगते जाते हैं। तो जब आइंस एक दूसरे के साथ में इस एक रेगुलर ग्रेड में लगते हैं, आइंस जब एक रेगुलर ग्रेड में लगते हैं, मतलब एक रेगुलर तरीके से यहां पर लगते हैं, तो ये एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? लैटिस। और इससे पूरा एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो NaCl के अंदर या किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर इसी तरीके से आपका एक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? लैटिस समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखें बेटा, इसे अंदर रखा ना, इसे उठाकर आवाज करते रहिए। हाँ ठीक है, तो अब देखें लैटिस एंथैल्पी को बन। तो लैटिस एंथैल्पी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमने Na+1 लिया और Cl नेगेटिव लिया, आयन लिए।
अभी आयन किसी से अभी जुड़े तो नहीं है, तो बनी बात है ये अलग अलग है। और जब बिल्कुल अलग अलग और आइसोलेटेड एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं तो हम उन्हें गैसियस स्टेट में मानते हैं। भाई लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाए, और जब वो अलग अलग हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिससे वो मॉलिक्यूल या वो सॉलिड बन रहा है, अगर वो अलग अलग हो गए तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? तो यहां ये सोडियम कौन सी स्टेट में है? आयन गैसियस स्टेट में। Cl भी किस में है? गैसियस स्टेट में। और इससे हमने NaCl बनाया सॉलिड। NaCl कैसा बनाया? ठीक है। और हमने कितना बनाया इसका? 1 मोल बनाया। कितना बनाया? 1 मोल का मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5। तो इसके 58.5 ग्राम बनाए। कितना बनाए? मॉलिक्यूलर वेट को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हम 58.5 ग्राम NaCl का फॉर्मेशन करें। किससे? Na पॉजिटिव आयन से और Cl नेगेटिव आयन से, जो कि अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जितनी भी एनर्जी आपकी रिलीज होती है, जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है, हम उसे लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और ये नेगेटिव में होती है हमेशा, नेगेटिव। और यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर मोल। एनर्जी किलो जूल में निकलेगी और 1 मोल के लिए। देखो दो एटम जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो स्काई के लिए कंबाइन होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? और एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, स्टेबिलिटी और एनर्जी का संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर दो चीजें कंबाइन हो रही हैं तो वो एनर्जी को रिलीज कर रही हैं। दो आयंस कंबाइन हो रहे हैं तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कैसी होगी बेटा? नेगेटिव में होगी एंथैल्पी। समझ में आ गई बात? तो आप देखिए, आप सिर्फ इतनी ये इक्वेशन से ही लेटिस एंथैल्पी को आप डिफाइन कर सकते हो। लेटिस एंथैल्पी को सिर्फ इसी इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हो। या अगर अपन वर्डिंग्स में आए तो वर्डिंग्स में क्या हो जाएगा? इफ 1 मोल of a solid substance is formed by the gaseous, ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं गैसियस लगाना, gaseous component ions, then energy liberated, then energy, अब यहां दोनों चीजें लिख दीजिएगा, लिबरेटेड और टेकन। कुछ कुछ टीचर्स इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो लिबरेटेड और टेकन, या सिंपली एक वर्ड लिख दीजिएगा, इन्वॉल्व। क्या लिख दें हम? इन्वॉल्व। ठीक है। अब ये हमने टेकन क्यों वर्ड लगाया उसका भी अभी मैं मतलब आपको समझा रहा हूं। इज लेटिस एंथैल्पी, इज लेटिस एंथैल्पी। देखो बेटा, हमेशा ये लिबरेट होती है, बनी बात है बनने में, तो फिर हमने टेकन वर्ड क्यों लिया? देखो अगर बनेगी तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आपने 1 ही मोल बनाया, अच्छा 1 मोल तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 1 मोल के बनने की या 1 मोल के टूटने की, जो 1 मोल कंपाउंड के बनने की या 1 मोल के कंपाउंड को हम तोड़ दें, किसमें? उसके आयंस में, उसकी गैसियस फॉर्म में, उसके आयंस में तोड़ दें, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, बनाओगे तो आपकी निकल रही है ना, और जब तोड़ोगे तो आपको देनी पड़ेगी, तो जितनी भी एनर्जी वो लेगा टेकन, उसी को हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। कुल मिलाकर यहां क्या है, मेन जरूरी ये है कि कंपाउंड का कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। और वो किससे बनना चाहिए? गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से, गैसियस आयंस से बनना चाहिए। कितना? 1 मोल। तो जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो अब लड़ नहीं जाना कि नहीं हमेशा लिबरेट होगी। अरे भैया तोड़ रहे हो तो एनर्जी निकल रही है, तो वो भी तो लेटिस एंथैल्पी कहलाएगी भाई। एनर्जी तो वो वही है ना, लेटिस के बनने की या लेटिस के टूटने पर। तो जब ये टूटेंगे तो भी इन्हें आयंस में टूटना चाहिए, लेकिन शर्त यह गैसियस आयंस में, गैसियस आयंस में टूटना चाहिए पूरे 1 मोल को। ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे? लेटिस एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। अब टूटने के लिए आप अलग रिएक्शन दोगे। कैसी रिएक्शन दोगे? NaCl लिया हमने, और सॉलिड और लिक्विड और गैसेस ये सब लिखना बहुत जरूरी है यहां पर। तो आपने 1 मोल लिया, कितना लिया? और उसे आपने किस में तोड़ दिया?
Na+1 और Cl-1, और ये क्या लिख दोगे, गैसियस। और यहां पर आप क्या लिखोगे, अब जब आप तोड़ रहे हो तो आप ये क्या लिखोगे, इसे भी लेटेस्ट एंथैल्पी कहोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस में। बस ये किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी, किलोजूल पर मोल। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम इसे एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी और हीट, एनर्जी और हीट required to dissociate, required to dissociate 1 mole of an ionic compound, of an ionic compound। ionic compound भी बहुत जरूरी है, कोवेलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनटू आइसोलेटेड gaseous component ion is termed as lattice enthalpy। देखो स्ट्रिक्ट मायने में मैंने ये क्यों बोला है कि ये आयनिक ही होना चाहिए, कोवेलेंट नहीं होना चाहिए। जनरली कुछ लोग इसे कोवेलेंट में भी यूज कर लेते बच्चे। कोवेलेंट में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में एक ऑर्डर फिक्स होता है, एक ऑर्डर है कि Na के बगल में Cl ही लगेगा भैया, और कोई नहीं आएगा, मतलब इनकी पोजीशंस कंफर्म है। तो यहाँ एनर्जी भी कंफर्म होगी और इनकी दूरी भी, जैसे दो लेटिस पॉइंट के बीच की दूरी, वो भी फिक्स होती है। कैसी होती है, फिक्स होती है। कोवेलेंट कंपाउंड में एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां आयंस मौजूद नहीं है, कोई कहीं लग जा रहा है, कोई ज्यादा पास लग जा रहा है, कोई दूर लग जा रहा है, कोई और फैक्टर आ जा रहा है। एक ही कंपाउंड में मालूम पड़ा उनका लगने का पैटर्न अलग अलग हो गया, और अलग अलग हो गया तो उसके बेसिस पर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो इसलिए वहां पर हम लेटेस्ट एंथैल्पी का यूज नहीं करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में। ये किसमें हम यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड में यूज करते हैं। पर कुछ लोग बहस करने लगते हैं, नहीं हम तो लेटेस्ट एंथैल्पी उसे भी करेंगे। भैया कहते रहो, बहस नहीं करते, हम कहते ठीक है आप सही। समझ में आ रही है बात। भाई एक फिक्स इंटरवल पे कोई चीज हो तब तो आप निकालोगे कि हाँ हर बार स्टैंडर्ड यही निकलेगी, हर बार स्टैंडर्ड यही निकलेगी। अब आपने एक प्लास्टिक की चीज ले ली, उसे आपने पिघलाया, प्लास्टिक का कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो वेरी करता है, एक रेंज में होता है। कुछ पार्ट यहां पर मालूम पड़ा है तो वो अलग टेम्परेचर पर होगा, और उसी कुर्सी का कुछ पार्ट जो रहेगा वो अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। तो उसका एक रेंज है टेम्परेचर की, एक शार्प पॉइंट नहीं है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, शार्प पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग के शार्प पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उसे मैं मालूम है हमें यहाँ भाई कितनी लगनी है एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो फिक्स है, फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, मोर द अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, मोर इज लेटिस एनर्जी। बताइए शिफत, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्यों, तो आपने हिंदी बता दिया इसका अनुवाद। हाँ देखो, जब कंपाउंड जितना पास में आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकाल देगा। भाई मैंने क्या बताया, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में आए तो वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब उन्होंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया तो उन्होंने ज्यादा एनर्जी निकाली, तो उन्हें तोड़ने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है, तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। बेटा उसे दे दो उठाकर। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है आपका। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो इन सारी एंथैल्पीज का यूज होना है आगे जाकर, मैं ये बता दूं, तो इसे बहुत हल्के में नहीं लेना, इसे याद करते जाइए साथ में। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, तो देखो हाइड्रेशन मतलब ये होता है कि हमने एक कंपाउंड लिया और उसे पानी में घोला, क्या किया, पानी में घोला, तो वहां से क्या होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। जैसे हमने एसिड लिया, एसिड को हमने पानी में डाला,
तो पानी में डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे तो वहां से हीट निकलती है कि नहीं, एक्सोथर्मिक होती है कि नहीं। बेस को हमने पानी में डाला, वहां से क्या होगी, हीट निकलेगी। ठीक है, कुछ एक कंपाउंड में ये हीट नहीं भी निकलती है। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन जो प्रोसेस रहती है, दिस सॉल्यूशन जो प्रोसेस रहती है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यानी डिसोल्यूशन मतलब जब हम पानी में किसी चीज को घोल रहे हैं तो उसमें एनर्जी निकल भी सकती है और एनर्जी ले भी सकती है। एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एसिड या बेस को पानी में घोलोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक। कुछ रहते हैं जिन्हें घुलने के लिए हीट चाहिए पड़ती है, वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ेगी भाई। हमने क्या चीज देखी है, हमने ये देखा है कि शक्कर हम लेते हैं और पानी में घोलते हैं, एक नॉर्मल अमाउंट तक घुलती है, उससे ज्यादा घुलती है क्या। घर में अगर रसगुल्ले खाने का आपका मन है तो रसगुल्ले खाने के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। खैर, अगर वह खाने का मन है, आपको चाशनी बनानी है तो कैसे बनाओगे, सिंपली पानी में घोल लोगे, शक्कर बन जाएगी। क्यों, एक लिमिट के बाद में वो शक्कर पानी में घुलना बंद हो जाएगी तो नीचे सेटल होने लगेगी। अब आप चाहते हो और घुले तो आप क्या करते हो, हीट करते हो। अब हीट करने के बाद में उतना और डाल दो अपनी शक्कर, तो वो और घुलती जाएगी और घुलती जाएगी और चाशनी बन जाएगी। समझ में आई ये बात, नहीं आई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, पक्का। बेटा रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन दिस सॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। मैंने एसिड को पानी में डाला, इधर देखो बेटा, मैंने एसिड को लिया और पानी के अंदर डाला, मैं इसे भी तो घोल ही रहा हूं बच्चे। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, यानी हीट निकाल रही है। जो खुद ही हीट निकाल रही है घुलने के लिए, उसे हीट लेना पसंद होगा। तुम और हीट दे रहे हो, लो और ले लो भाई, अरे बहन और हीट ले लो, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा हम नहीं घुल रहे, ठंडे पानी में ज्यादा घुलेगा भैया। समझ में आई ये बात। तो यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं घटेगी। किसी भी एसिड या बेस को, घर में कभी कलई तो हुई होगी, चूना करवाते हैं घर में, चूने को पहले 2 दिन हम मटके में डाल के रखते हैं और पानी डालते हैं उसमें, खूब बुलबुले उठते हैं, खूब सारी हीट निकाल देता है, जब वो ठंडा हो जाता है फिर हम उससे रंगाई वगैरह करते हैं। तो हमने उसे पानी में डाला, तो ये बताओ मैं गर्म, अगर वो खुद ही हीट निकालना, मैं क्या गर्म पानी में डालूंगा कि भैया सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, जल्दी सॉल्युबल हो जाए ना, ठंडा पानी चाहिए। जितनी ठंडक रखोगे उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो सॉल्युबिलिटी ऐसा नहीं होता है, अक्सर कई लोग बोल देते हैं भैया, बहुत से लोग बोलते हैं, कहने लगे टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। होश में रहना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ सॉल्युबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता, वो इतने घुलते हैं तो इतने ही घुलेंगे। सॉल्वेंट अगर आपने फिक्स ले लिया, सॉल्ट एंड वाटर नहीं कहो, सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, सॉल्ट मतलब यही नहीं होता कि घर का खाने का नमक। तो अगर आपको कहना है तो टेबल सॉल्ट कहो। NaCl जो रहता है, NaCl को आप पानी में डालते हो, आप चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा लेना, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना घुलना है उतना ही घुलेगा। टेम्परेचर चाहे इतना बढ़ाओ चाहे इतना घटाओ, सॉल्युबिलिटी पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी का चार्ट कैसा आता है, इसका कर्व कभी भी बनाओगे तो नीचे टेम्परेचर रखा, यहां आपने इसका सपोज करो कुछ ग्राम रखा, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इतनी ग्राम बनेगा, पैरेलल टू टेम्परेचर ग्राफ रहेगा इसका। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो किसी भी सॉल्ट को अगर आप पानी के अंदर डालते हो, आपने किसी भी सॉल्ट को लिया और आपने पानी के अंदर डाला, तो यहां पर कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी रिलीज होगी या आपकी कुछ भी एनर्जी जो इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना, उसी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डालोगे, डिफरेंट डिफरेंट हीट निकलेगी। तो हमें सभी की अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालनी हो, सभी का अलग अलग अमाउंट लिया तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे, तो सभी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेना पड़ेगा ना। वो स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होगा, 1 मोल। कितना होगा, 1 मोल। तो फिर से वही बात आ गई कि व्हेन 1 मोल
1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, हमने क्या लिया है, आयनिक कंपाउंड लिया है, इज डिजॉल्व in water, then due to hydration some energy is released, some energy is released known as हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताइए इस स्टेटमेंट में किसी को कोई तकलीफ है? बोलिए भाई, कोई तकलीफ है इस स्टेटमेंट में? होनी चाहिए। मैंने अभी कहा था कुछ कंपाउंड को घोलने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, कुछ कंपाउंड में आपकी ये क्या होती है, लेनी पड़ती है। तो फिर मैं यहां पर रिलीज क्यों लिख रहा हूं? ये तकलीफ आपको होनी चाहिए, सर रिलीज ही क्यों, टेकिन क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब अलग है और डिसोसिएशन का मतलब अलग है। डिसोसिएशन अलग होता है और हाइड्रेशन अलग होता है। हमने NaCl को जैसे ही पानी के अंदर डाला तो पहले ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये क्या प्रोसेस हुई है, ये हुई है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की एनर्जी अलग होगी। तो फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ये है भैया कि जैसे ये सोडियम आयन फ्री हो गया, सोडियम आयन फ्री हो गया, तो अब वाटर के मॉलिक्यूल इसे क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। कैसे घेर लेंगे? हमें मालूम है वाटर कैसा होता है बेटा, पोलर होता है। कैसा होता है? तो सभी पार्शियल नेगेटिव का मुंह किस तरफ कर लेंगे, Na की तरफ कर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। और पार्शियल पॉजिटिव कहां हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो हुई है इसी को हमने हाइड्रेशन कहा है। जब आयंस को चारों तरफ से सराउंड कर लिया आपके सॉल्वेंट ने, तो हमने इसे हाइड्रेशन कहा है वाटर में। और बिल्कुल ऑपोजिट किसके लिए हो जाएगा, Cl नेगेटिव के लिए हो जाएगा। समझ में आ गई है बात, नहीं आई है? यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर पॉजिटिव का मुंह इस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव का इस तरफ। इसी तरीके से कर दीजिएगा इसे, अब मैं बना नहीं रहा हूं, इससे टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई? तो हम इसे हाइड्रेशन कहते हैं। और इस हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब नहीं। तो डिसोसिएशन बात अलग है और हाइड्रेशन बात अलग है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो डिसोसिएशन की बात मैंने आपसे कही है, जो डिसोसिएशन की बात मैंने कही है, वही लैटिस होती है। क्या होती है? वही लैटिस जो अपन तोड़ रहे हैं, तो वो डिसोसिएशन अपन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यहीं से एक और वर्ड आ जाता है, एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं, क्या हो गया पलक, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सौम्या, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, क्या होगी बेटा, मालूम है नहीं मालूम है? कुल मिलाकर एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी हीट पूरे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की पूरी हीट। तो सॉल्यूशन जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूशन में आप क्या डाल रहे हो? बनी बात है, एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ही तो डाल रहे हो, तभी तो सॉल्यूशन बन रहा है। वो होमोजीनियस बनता है। होमोजीनियस मतलब सभी जगह एक सा सॉल्यूट रहता है, बिल्कुल एक सा कंपोजिशन रहता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन हर जगह सेम रहेगा, एक सा रहेगा, उसी को तो होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए अगर हम निकालें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अरे एस तो बना ही नहीं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अच्छे से लिखते हैं। तो ये किस किस के बराबर हो जाएगी? तो ये एडिशन होगी किस किस का, एक तो लेटेस का और दूसरा, वेरी गुड, किसने बोला, किसने बोला था, हाइड्रेशन। अरे वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब हुई कुछ बात, हाइड्रेशन। ठीक है। इन दोनों की एंथैल्पी के सम के बराबर होती है। और सम मतलब हमेशा जोड़ना नहीं होता। अब हो सकता है कि लेटेस्ट एंथैल्पी में नेगेटिव निकल लियो, पॉजिटिव निकल लियो, हाइड्रेशन में कैसी निकल लियो, कैसी नहीं निकल लियो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपकी निकलती है। ठीक है। तो ये आपका मेजर फॉर्मूले का यहां पर फॉर्मेशन है। ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, कुछ चीजें समझ लेना।
सॉल्युबिलिटी का एक रूल है, ग्रीन से लिखता हूं इसे, फॉर सॉल्युबिलिटी, कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, एक रूल, अब जब तक केमिस्ट्री पढ़ो तब तक याद रख लेना, कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर सॉल्युबिलिटी द हाइड्रेशन एनर्जी, द हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी, एनर्जी बोल दो या एंथैल्पी बोल दो, शुड बी मोर देन, इसे कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर देन, किससे, लेटिस एंथैल्पी से। देखो अगर लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा, वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी ज्यादा है और लेटिस एंथैल्पी कम है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सारे नाइट्रेट्स और सारे नाइट्राइट्स सॉल्युबल होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कोई सा भी नाइट्रेट, आप कह दो लेड नाइट्रेट सॉल्युबल है, कॉपर नाइट्रेट सॉल्युबल है, गोल्ड नाइट्रेट सॉल्युबल है, आप कोई सा भी नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाओ, कोई सा भी नाइट्रेट या नाइट्राइट वो पानी के अंदर सॉल्युबल है। प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत जरूरी चीज है ये, समझ लेना इस बात को, प्रैक्टिकल में ये चीज बहुत काम आएगी। सॉल्युबिलिटी चार्ट बहुत आसान करके बता रहा हूं, कोई भी आयनिक कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट, कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनता है, ठीक है, समझ में आई बात। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, नेगेटिव में मतलब किसी भी पॉजिटिव के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट लगा हुआ है वो सॉल्युबल है मेरे भाई, वो सब चीजों में, वो आपका पानी में सॉल्युबल है, सारे कंपाउंड नाइट्रेट और नाइट्राइट के सॉल्युबल है। नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3, और NO2-1 ये क्या होता है, नाइट्राइट होता है, समझ में आ गई पहली बात, ठीक है। ऑल हेलाइट्स आर सॉल्युबल, सारी हेलाइट्स सॉल्युबल होती हैं, हेलाइट्स मतलब एक्स नेगेटिव, मतलब कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ दिया जाए, हाँ किसे, अरे नहीं भैया पॉजिटिव वालों के साथ बात कर रहा हूं, कौन से पॉजिटिव वालों के साथ में ये इनसॉल्युबल होगा, तो ये होगा आपका सिल्वर, मरकरी और लेड, अगर इनकी हेलाइड लेते हो तो वो इनसॉल्युबल होती है, समझ रहे हो, AgCl, AgBr, AgI इनसॉल्युबल, HgCl, HgBr, HgI इनसॉल्युबल, PbCl, PbBr, PbI इनसॉल्युबल। बस लेड में एक बात याद रखना, देखो लेड की जो हेलाइड रहेगी, बेटा सुन लेना, लेड हेलाइड ये सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये इनसॉल्युबल रहेगी किसमें, कोल्ड वाटर। तो आपने पीपीटी इसका लिया, पानी में डाला, गर्म कर दिया, गायब हो गया पीपीटी, प्रेसिपिटेट, और फिर रखा रहने दिया, थोड़ी देर फिर से पीपीटी आ गया, ये खेल सकते हो उसके साथ, समझ में आई ये बात। तो सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है, सारी नाइट्राइट सॉल्युबल है, सारी हेलाइट सॉल्युबल है, और याद रखिएगा कभी भी आपके अगर प्रैक्टिकल कराया जाता है सॉल्ट एनालिसिस तो उसमें आपको कैटाइन और एनाइन की ही पहचान करनी होती है, तो उसके लिए पहले जरूरी होता है कि इन्हें अलग करो कैटाइन और एनाइन को, तो इसीलिए आप क्या लेते हो, आप वह सॉल्ट लेते हो जो पानी में सॉल्युबल हो, पानी में सॉल्युबल होगा तभी तो वो अलग होगा, तभी तो वो अलग होगा ना, तो आपको सॉल्युबल सॉल्ट ही लेने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ स्कूलों में, अब नाम नहीं लूंगा, मैंने ये देखा है भाई साहब कि वो लेड का टेस्ट करा रहे हैं, और लेड के टेस्ट में हम क्या करते हैं, HCl डालते हैं और लेड क्लोराइड बनाते हैं, तो वो पीपीटी बनकर आ जाता है, वो क्या बनकर आ जाता है, वो पीपीटी बनकर आ जाता है, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है, मतलब आपका एक पहला टेस्ट हो गया इसका, ये यहाँ भैया ये पीपीटी बन के आ गया, फिर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट किए, ठीक है। तो टीचर्स तो मालूम है क्या करते हैं, टीचर ये करते हैं कि भैया
उन्होंने लेड क्लोराइड ही ले लिया। देखना, लेड क्लोराइड प्रोडक्ट बनना चाहिए, उन्होंने पहले ही से लेड क्लोराइड ले लिया, पानी में डाला, गर्म किया, चल देखो सॉल्युबल है, और फिर बाद में उसमें HCl डाल दिया, और उसी का पी दिया। यार लेड क्लोराइड से लेड क्लोराइड बना रहे हो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं है ना। लेड नाइट्रेट का टेस्ट कराओ ना, जो चीज सॉल्युबल है ऑलरेडी, ठंडे पानी में भी जो सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो भैया सारे नाइट्रेट, सारी नाइट्राइट, सारे हैलाइड क्या हो गए? सॉल्युबल हो गए। क्या हो गए? सॉल्युबल हो गए। अब हमें और किसके सॉल्युबिलिटी को देखना है? तो सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। सिर्फ 3 के छोड़ दिए जाए भैया। वो 3 कौन कौन होते हैं भैया? एक्सेप्ट सल्फेट, समझ गए हो ना, जिसमें SO4-2 लगा रहता है। किसे छोड़ दें हम? बेरियम, कैल्शियम एंड लेड, इनके सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सब सॉल्युबल है। कोई आपसे कहते हैं आयरन सल्फेट, सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट, सॉल्युबल है। मरकरी सल्फेट, सॉल्युबल है। सोडियम सल्फेट, सॉल्युबल है। कैल्शियम सल्फेट, सॉल्युबल है। मैग्नीशियम सल्फेट, सॉल्युबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आ जाए इनसॉल्युबल पे, नेगेटिव वालों पर। नेगेटिव में इनसॉल्युबल कौन कौन से होते हैं? तो नेगेटिव में इनसॉल्युबल होते हैं जो इनसॉल्युबल है। ये तो हो गए कौन से? सॉल्युबल वाले। और ये होगा इनके एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन ये याद रख लेना, एक एक्सेप्शन ये याद रख लेना, सल्फेट और हैलाइड में, नाइट्रेट और नाइट्राइड में कोई भी नहीं है। इनसॉल्युबल में देखें तो इनसॉल्युबल कौन कौन से हैं भैया? तो इनसॉल्युबल भैया हमारे कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ऑल कार्बोनेट्स, सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं, CO3-2। सारी सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होती हैं, यानी SO3-2। समझ में आ रही है बात? सारे फॉस्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, फॉस्फेट्स, यानी PO4-3। सारी फॉस्फाइड्स, फॉस्फाइड्स आइड्स लग गया, यानी P-3। सारी सल्फाइड्स, सल्फाइड्स यानी कि S-2, ये सब इनसॉल्युबल है, ठीक है। सिर्फ इन सब के एक्सेप्शन क्या हैं? देखो, अब पूरे एक्सेप्शन को हम एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। इनके एक्सेप्शन क्या हैं? एक्सेप्ट, इनके साथ पॉजिटिव वाले लगेंगे ना, तो पॉजिटिव में सिर्फ किसे छोड़ देना? सोडियम को, पोटेशियम को, अमोनियम को। क्योंकि अगर सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम कहीं पर भी मौजूद है तो वो क्या कर देगा? सॉल्युबल, सबको सॉल्युबल कर देगा। यानी कुल मिलाकर आपको यहां से क्या मालूम चला कि पॉजिटिव में सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम के सारे कंपाउंड, ऑल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। इसके सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। नहीं आई समझ में? ठीक है। मैंने बोल दिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, बताओ सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल। मैंने बोल दिया पोटेशियम जिंकेट, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल है। क्यों? पोटेशियम लग गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल हैं। सोडियम में एक बात याद रखना, सोडियम बायकार्बोनेट और पोटेशियम बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट के बारे में बात कर रहा हूं, आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। मतलब ये फुल्ली सॉल्युबल नहीं होते, ये कैसे होते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये सॉल्युबिलिटी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन एंथैल्पी को ज्यादा होना चाहिए, किससे? क्यों? इसे भी हम समझ रहे हैं क्यों ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो भी इंसॉल्युबल है, जैसे मैंने कह दिया आपसे, मैंने बोल दिया लेड सल्फेट, तो लेड सल्फेट आपको मालूम है इंसॉल्युबल है, सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम, बेरियम और लेड के सल्फेट इंसॉल्युबल होते हैं। समझ में आई बात? तो वहां आप तुरंत क्या कह दोगे? इंसॉल्युबल है ना, आपको समझ में आया, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे? ऐसे ही सोचना और सोच कर बोल देना, कहना लगता है इसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती तो बनी बातें क्या हो जाता? सॉल्युबल। अब कैसे? 2 मिनट के लिए रीजन जान लो, ये सारा वाक्य ही खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एक सॉल्ट लिया NaCl और मैंने NaCl को पानी में डाला, क्या करा मैंने? पानी में डाला।
तो पानी में डालूंगा तो यहां पर दो फिनोमेना होंगी, एक तो ये टूटेगा, ये क्या होगा, टूटेगा, और टूटने में क्या होगा, इसे एनर्जी चाहिए है, तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है भाई। बर्फ तोड़ते हो हथौड़ा मारते हो कि नहीं, बर्फ पिघलाते हो गर्म करते हो कि नहीं, तो तोड़ने में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इसे चाहिए है मेरे भाई, इसे एनर्जी चाहिए है। टूटने में, बॉन्ड्स को टूटने में एनर्जी चाहिए पड़ती है, बॉन्ड जोड़ने में एनर्जी निकलती है। लैटिस एंथैल्पी को दोनों तरीके से डिफाइन किया ना मैंने, बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, टूटेगा तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो इसे एनर्जी चाहिए है। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। अच्छा, जब ये टूट जाएगा मेरे भाई तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा Na+1 और Cl-1, और ये क्या होंगे, ये पानी से जुड़ेंगे, और पानी से जब जुड़ेंगे तो यहां से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। यहां से जो एनर्जी निकलती है एक्चुअल में वही जाकर यहां पर यूज होती है। अरे त्योहारों में मेहमान आते हैं, आपको पैसे देकर जाते हैं, जैसे ही आपके पास पैसे होते तो मम्मी कहती है अब हमसे नहीं मांगना पॉकेट मनी, इससे ही खरीद लो जो खरीदना हो। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां होता है। यहां से एनर्जी निकल ली है और वो लैटिस में तोड़ने का मारी। भाई आप किसी चीज को बोल रहे हो तो आप तो हीट नहीं कर रहे हो ना, शुरू में तो आपने छोड़ दिया ना, तो थोड़ी बहुत जो एनर्जी है उससे पहला और दूसरा ये आपका अपने आप टूट जाएगा। उसके बाद में जैसे ये यहां से जुड़ेगा तो ये एनर्जी निकालेगा, तो ये बाकियों को तोड़ने के काम में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, ये है कौन सी एनर्जी, लैटिस, और ये कौन सी है, हाइड्रेशन। अब तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और लगने के लिए, मतलब जब ये लग रहा है उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो कम है, तो क्या ये तोड़ पाएगा, तोड़ने काम में तो यही वाली एनर्जी आ रही है ना, तो अगर ये कम हो जाएगी तो क्या ये तोड़ पाएगा, क्या इसे तोड़ पाएगा, ये नहीं तोड़ पाएगा। तो नहीं तोड़ पाएगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा, इनसॉल्युबल। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से तो ये चीज क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। राज समझ में आ गया कि नहीं आया। हाइड्रेशन एंथैल्पी को कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद करने के लिए ट्रिक याद बना रहा है यार, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटेस्ट ज्यादा होगी कि हाइड्रेशन। पहले तो लेटेस्ट और हाइड्रेशन ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉल्यूशन एंथैल्पी के लिए, सॉल्यूशन एंथैल्पी के लिए। एच पहले आता है कि एल, एबीसीडी, एच पहले आता, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल, है ना, एच पहले आता ना, जो पहले आता उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे याद रखते हैं। समझ में आ गई बात, कभी कभी हो जाते भाई, कंफ्यूज हो जाते, तो फिर उसके लिए कुछ हल्की फुल्की बिना सिर पैर की ट्रिक्स भी आनी चाहिए, बिना सिर पैर की ट्रिक्स होती है, एच पहले आता है उसे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर अच्छे से। तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी को हाँ बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू भी लिख दिया मैंने, बड़ा बोल रहा हूं और इक्वल टू लिख रहा हूं, इट शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।